नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे अगला चैप्टर मोशन इन प्लेन, ठीक ना। पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 मोशन इन प्लेन। पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में पिछले चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ नई बातें बताई गई हैं, जैसे कि आपको पढ़ने को मिलेगा सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सब के बारे में। फिर हेडिंग है एक स्केलर एंड वेक्टर्स। क्या होता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसके बारे में हमें समझना है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। यहीं से हमारा ये चैप्टर शुरू होगा और इसमें वेक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी ये दे रखी है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे जो क्वेश्चन नीट एग्जाम में आए हुए हैं या जेईई मेंस में आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, पूरे चैप्टर्स को एकदम बखूबी पूरे अच्छे से ढंग से एकदम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उसके सवाल भी लगाएंगे। तो पहली बात कह रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती, यानी फिजिक्स में यानी हम क्या पढ़ते हैं, जैसे स्पीड एक क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी है, चार्ज एक क्वांटिटी है, यानी ये सब क्या है, ये सब एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब राशियां, ठीक है ना। तो यहां पर स्केलर यानी अदिश राशियां, और इसको बोलते हैं हिंदी में सदिश राशियां, ठीक है ना। तो ये आप समझते हैं बिल्कुल। तो आपसे पूछा जाए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और कैसे कह देंगे कि कौन सी फिजिकल, यानी फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी है, अब कौन सी उसमें स्केलर है कौन सी वेक्टर है, आपको यह पता करना एक नया टर्म से। अब यानी स्केलर कहा जाएगा और वेक्टर कहा जाएगा। तो स्केलर का मतलब होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन न हो। क्या हो, केवल और केवल ओनली मैग्नीट्यूड हो। बात को समझिए, स्केलर क्वांटिटीज इट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, केवल केवल इसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता न हो, डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता न हो। क्लियर है बात। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज कह देते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब 10 मीटर, 15 मीटर, 16 मीटर, 20 मीटर, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं बताएगी कि 10 मीटर पूर्व की तरफ, 10 मीटर यानी ईस्ट, 10 मीटर नॉर्थ, इस तरीके से बात अगर नहीं करी गई है तो इसका मतलब ये क्या है, स्केलर। जैसे कि स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड आपसे इस तरफ पूछ दिया जाए, अब उसमें डायरेक्शन ना बताई जाए तो आप क्या कहेंगे, ये सब क्या है, यानी स्केलर बन गई। जैसे डिस्टेंस, स्पीड, मास 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, इस तरीके से बातें करी जाए ग्राम में, जो ये मास को मेजर करते हैं, तो क्या इसमें डायरेक्शन आती है कि 3 किलोग्राम ईस्ट की तरफ या एक्स एक्सिस की तरफ 3 किलोग्राम, ऐसी तो कोई बात आती नहीं है। यानी जहां पर डायरेक्शन को स्पेसिफाई न किया जा सके या नहीं किया जाता है उस चीज में, तो हम कहेंगे वो सब क्या है, कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है। जैसे वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी, करंट, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। जहां पे क्वेश्चंस दे रखा पहला दूसरा, उसमें से कह रहा है कि आप निकाल कर बताइए कि कौन सी इसमें स्केलर है कौन सी वेक्टर है, ये सारे एग्जांपल वहीं पर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी डिस्टेंस, स्पीड, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, करंट, वर्क, पावर, एनर्जी, पोटेंशियल, चाहे जो भी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, दोनों की बात करेंगे, ठीक है ना। यानी करंट, वर्क, पावर, एनर्जी, चाहे जो भी एनर्जी हो, चाहे जो भी पावर हो, करंट चाहे जहां से निकालना है आप, पोटेंशियल, ठीक, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये एक वैल्यू होती है, उसमें डायरेक्शन का क्या काम। चार्ज, इसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं। टेम्परेचर में ऐसा तो होता नहीं है कि टेम्परेचर यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में टेम्परेचर 15 डिग्री बढ़ाया गया है, ऐसा तो कुछ मतलब बनेगा नहीं वहां। या हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है ईस्ट की तरफ जो है 25 सेंटीग्रेड बढ़ गया, ऐसा तो कहेंगे नहीं, ठीक है ना। यानी प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी बहुत सी मिलेंगी जिसमें हम क्या कहेंगे कि इसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं है या डायरेक्शन हमें इसमें नहीं मिलती है, केवल और केवल इसकी मैग्नीट्यूड होती है और साथ में यूनिट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्पीड को ही ले लीजिए तो आप कहेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई यूनिट, और कोई बात बिल्कुल नहीं। क्लियर है बात है, तो इसको याद कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ये सब एक बार पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। यानी डिस्टेंस, स्पीड, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, करंट, वर्क, पावर, एनर्जी, पोटेंशियल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चार्ज, टेंपरेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना, अवोगाड्रो नंबर जिसको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, स्केलर। अब आई बात की वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में कहा जा रहा है कि इट हैव,
मैग्नीट्यूड होगा इसके पास, जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। एंड ओबे, और ये क्या पालन करेंगी, ओबे मतलब पालन करना, आज्ञा का पालन करना। क्या पालन करेंगे, किसको फॉलो करेंगी, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसका पालन करती हैं। यानी इस वाले नियम का या इस वाले नियम का भी पालन करती हैं, तब हम कहेंगे ये क्या है, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे करंट के केस में कई बार और प्रेशर के केस में कई बार लोगों को ये होता है कि करंट क्यों नहीं जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इसकी डायरेक्शन हम बता सकते हैं। जैसे यानी पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे चलती है करंट। आप कहेंगे कि यानी इलेक्ट्रॉन जो कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में हम करंट को शो करते हैं, यही तो कहते हैं। यानी ये निगेटिव पोटेंशियल इधर की तरफ, इधर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर निगेटिव पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ मूव करेगा, यहां से निकलकर बैटरी के इस सिरे से। तो आपसे कहा जाएगा करंट की डायरेक्शन ये देखिए इसमें मिल रही है। दरअसल करंट की डायरेक्शन है ठीक है, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मेथड से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन मेथड से इसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसलिए क्या है, ये स्केलर है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन आपने बता दिया और मैग्नीट्यूड बता दिया तो ये वेक्टर होगी। जरूरी ये भी है साथ में कि ये ओबे यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मेथड और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन मेथड को फॉलो करे। तो प्रेशर को और करंट को आप ये दिमाग में रखेंगे कि भले ही आप स्पेसिफिक डायरेक्शन इसमें बता लेते हैं कि प्रेशर यानी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ या ऊपर या नीचे हम लगा देते हैं, और हमसे कहा जाता है कि प्रेशर एक साइड से दूसरी साइड तक लग रहा है, ये बात ठीक है, क्लियर है। यानी मोर प्रेशर टू लो प्रेशर, कोई हवा जा रही है तो आप बता देंगे कि यानी मोर टू लो, इस तरीके से बात कर लेंगे, हाई टू लो। लेकिन इसमें क्योंकि यहां पर ये वाली जो बातें हैं इनमें अप्लाई नहीं हो पाती, इसलिए क्या है, दोनों करंट और प्रेशर दोनों क्या है, टाइम को इसी तरह से लिखिए। कुछ लोग टाइम का मानना है कि टाइम जो है क्यों नहीं है, तो टाइम इसलिए नहीं है कि टाइम में भी वही है कि हम इसको इस वाले मेथड से ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कहें पास्ट से फ्यूचर तक टाइम चल रहा है, एक डायरेक्शन है ही है इसकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या टाइम भी स्केलर वेक्टर है, कहेंगे नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, क्लियर है बात है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मेथड, या फिर किसको फॉलो करेंगे, या तो ट्रायंगल को या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को। एग्जांपल है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यानी वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट वो स्पेसिफाइड हो जाता है अपने आप में ही कि वो यहां से यहां तक की डायरेक्शन बता रहे हैं। वेलोसिटी में आपको बताया जाएगा, यानी कई बार बताया जाएगा कई बार नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप पॉजिटिव या निगेटिव एक्सिस के साथ या फिर जो डायरेक्शन होती हैं है ना, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट, याद है ना। ये नोज, ऊपर नोज होती है आपकी इसलिए नॉर्थ, तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट में ईस्ट होगा, सॉरी साउथ होगा, हम भी क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ यानी नोज ऊपर होती है इसलिए क्या होगा, ये नोज यानी नॉर्थ, और यहाँ साउथ इधर, यानी आपकी जो देखिए सही लिखा हमने कि गलत लिख दिया, हाँ ईस्ट और वेस्ट, ये ईस्ट होता और ये वेस्ट होता, ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ये इसी तरीके से आपको याद रखना होता है। दरअसल अब याद कैसे करेंगे, हम तो ऐसे खड़े हैं, आप जब भी इसको बनाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, तो यानी आपके देखिए जब ऐसे हो जाएंगे तो आपकी नाक की तरफ क्या है, नोज, राइट हैंड साइड जब आप इसको अपनी कॉपी में देखेंगे तो ये राइट हैंड साइड में ईस्ट आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, वेस्ट। तो ये ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ इसको याद रखेंगे, ठीक। तो ये बातें हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, साथ ही साथ लीनियर मोमेंटम, इंपल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारे फोर्स चाहे जितने टाइप के हो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वेक्टर हो जाएंगे। क्लियर है बातें एकदम, यानी हमें पता चल गया कि क्या होती है स्केलर और क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज। कोई दिक्कत? तो बताइए फोर्स क्या है, कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। फील्ड चाहे जो भी हो, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। इस बातों को नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम। अब आगे चलते हम कैसे रिप्रेजेंट किया जाए किसी वेक्टर को। अब बात आती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को, है ना।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसके लिए एक तरकीब बनाई गई है कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि वेक्टर ए, ठीक, ऐसे बना दिया गया, एक लाइन है और ये कह दिया जाए जिसका नाम लिखेंगे ए और ए के ऊपर एरो लगा देते हैं, ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि ये इतना, इसकी जो लेंथ है, यानी लेंथ जो भी हो, यूनिट इसकी जो लेंथ है वो क्या है, यानी ये लेंथ देख रहे हैं आप, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई और ये जो एरो हो वो डायरेक्शन हो गया। जैसे आपसे कहा जाए वेक्टर बी आपको ऐसे बनाया गया है, तो क्या है, कहेंगे इसको आप कह दीजिए वेक्टर बी। इसमें और इसमें क्या अंतर है, कहेंगे बिल्कुल अंतर, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, इसलिए अंतर है दोनों में। यानी ये जो बनाने का जो तरीका है कि एक एरो बना लेते हैं आप, एक तीर का निशान बनाते हैं और बी या ए लिख के ऊपर एरो लगाते हैं, इससे बताया जाता है कि ये वेक्टर है। कोई दिक्कत, जैसे आपसे कहा जाए 2a, ठीक इसी तरह से आपसे कह दिया जाए 2a खींच के बताइए, मतलब यानी a इतना और बढ़ा दीजिए इसी में, लेकिन डायरेक्शन आप यही रखिए सेम, यानी यहां से यहां तक a रहा, फिर इसी में a और आप ऐड कर लिए, और इसको यहां न शो करके आप सीधे यहां शो करेंगे तो कहेंगे ये 2a वेक्टर है। कितना वेक्टर हो गया, यानी इतना a हो गया, फिर उसके बाद a आपने इसमें और ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 2a। इसके और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अगर ये 1 यूनिट है तो इसका 2 यूनिट हो गया। मैग्नीट्यूड अगर इसका कितना है 1 यूनिट, तो इसका कितना हो गया 2 यूनिट। ठीक इसी तरह से आपसे कह दिया जाए 2b, तो आप इतना एक बार खींचेंगे, फिर इसके बाद एक बार और, तो क्या हो गया 2b। देखिए डायरेक्शन क्या है इसकी, जो इधर से इधर जो डायरेक्शन आ रही है ना, ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लीजिए या जो भी मानिए, इधर से इधर, तो आप भी कहेंगे ये देखिए इधर से इधर। बस क्या अंतर आया कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड यहाँ डबल हो गया, यानी मैग्नीट्यूड यहाँ 1 यूनिट का था तो यहाँ 2 यूनिट का हो गया। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली हेडिंग है इसी में पेज नंबर 66, पेज नंबर 66, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझिए अच्छे से। तो ये बातें क्लियर हो गई। हेडिंग डालिए पोजीशन एंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। चलिए यहां बना ले इसका ग्राफ। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एक इधर की तरफ y एक्सिस ले लीजिए, इधर की तरफ x एक्सिस, इस y और x पे कहा जा रहा है कि एक ग्राफ है ये कुछ ऐसा है ना। यहां थोड़ा सा इसको और ढंग से बनाएं, ये ऐसा एक बार यहां दिखाया गया, एक बार यहां दिखाया गया है, या इसी को ऐसे ले लीजिए बिल्कुल, ये ऐसा, ठीक इस तरीके से ये ग्राफ है। और यहां 2 पॉइंट इस लाइन पर, एक बार यहां और एक बार यहां, ये 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ओरिजिन है, और इस पॉइंट के नाम दिए हैं कि ये पॉइंट आप मान लीजिए कि यानी ये ऐसे था, ये ऐसे जा रहा है, और ये इसको मान लीजिए P और इसको कह दीजिए P डैश। यानी पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, एक बार T1 पर P एंड T डैश पर, यानी T पर P और T डैश पर P डैश, ये पोजीशन है। तो आप इसको क्या कहेंगे, यानी ये देखिए इसको हम यहां से यहां दिखा लिए, इसको कहां से कहां, यानी ये देखिए इसको इससे मिला दिए, ठीक, और इसको कह दें कि ये क्या है R वेक्टर, और इसको कह दें R डैश वेक्टर। अब ये क्या चीज हमने बनाया, पहले तो इसको डिफाइन कर लिया जाए, ये क्या है, तो इसको लिखिए P एंड P डैश इज द पोजीशन ऑफ टाइम, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम T1 एंड टाइम T1 नहीं, पूरी बात लिख लीजिए, P and P dash is the position of object, बहुत आराम से एकदम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम T एंड T डैश। एनसीईआरटी में T एंड T डैश दिखा है, T1 T2 नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो ये चीज मिल रही है यहां से, ठीक, ये आपको क्लियर हो गया कि यानी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है, इसकी जो पोजीशन है ये बताया जा रहा है कि एक बार P पर है एट टाइम T1 और एक बार P डैश है एट टाइम
T2 या फिर T डैश, T और T डैश, T और T डैश याद रखना, T एंड T डैश याद रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो आप यानी कि जब पार्टिकल P पर है तो आप ओरिजिन से कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि ओरिजिन से कहां है, तो कहेंगे ओरिजिन से ये यहां इस तरीके से, और इसको जब P डैश पर है तो कहेंगे ओरिजिन से ये इस तरीके से यानी R डैश पर है। यानी ये चीज O से लेके P तक की चीज क्या है, एक डायरेक्शन में है या इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, दोनों की डायरेक्शन आप अलग, तो ये क्या है कहेंगे यानी पोजीशन बताई जा रही है। तो इसका मतलब OP इज द पोजीशन एंड R इज इक्वल टू OP जो बताया जा रहा है, ये R क्या है कहेंगे पोजीशन वेक्टर है। चलिए इसको जरा लैंग्वेज में लिख के समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। OP, OP ठीक है ना, OP क्या है कहेंगे पोजीशन वेक्टर एट टाइम t। ये क्या है O से लेके P है, तो यहां से यहां तक जो आप मेजर कर रहे हैं क्या है कहेंगे पोजीशन वेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन वेक्टर एट टाइम t। इसलिए आपको लिखना होगा, चूंकि ये वेक्टर आपने यूज किया तो इसलिए कहेंगे OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। क्लियर है बात। ठीक इसी तरह से OP डैश आपसे कहा जाए, OP डैश क्या है कहेंगे ये पोजीशन, क्या है ये इसकी पोजीशन वेक्टर है OP। ये सिर्फ P नहीं पोजीशन, O से लेके P तक पोजीशन वेक्टर, O से लेके P डैश तक पोजीशन वेक्टर, और इस पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया गया किससे, R डैश से, इस वाले को R से। वही सारी बातें एकदम सेम लिखी जा रही है। यानी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि पहले पोजीशन समझें, यानी P एंड P डैश इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम T एंड T डैश। क्लियर है बात। OP क्या है कहेंगे पोजीशन वेक्टर एट टाइम T, OP डैश क्या है कहेंगे पोजीशन वेक्टर एट टाइम T डैश, एट टाइम T डैश। इसका मतलब आप कहेंगे कि OP डैश वेक्टर इज इक्वल टू R डैश वेक्टर। अब इतनी बातें आपने कर ली, तो आपको अगर पूछा जाए P और P डैश में क्या चीज मिलेगी आपको कॉमन, यानी यहां से क्या आप कर सकते हैं, यानी इसका मतलब यहां से यहां जब आप एक लाइन खींच दें और इसकी डायरेक्शन इस तरह से बता दें तो आप कहेंगे P एंड P डैश इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो P और P डैश ही है, भले ही पार्टिकल इधर से इधर चाहे जैसे जा रहा हो, ठीक है ना। तो यानी P एंड P डैश क्या है कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपसे पूछा जाए कि P एंड P डैश क्या है तो कहेंगे ये होता है भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है बातें, सारी बात एकदम क्लियर हो गई। यानी पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कहेंगे, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन, ठीक, क्योंकि पोजीशन टाइम के ग्राफ एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को माना है, वाई एक्सिस पे पोजीशन को माना है, और हम इस तरीके से यानी एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा टाइम, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है पोजीशन, जो कि हम पीछे भी अपने चैप्टर्स में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में, ठीक है ना। क्लियर है बातें, तो इसको नोट करिए, यानी पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका। और यहाँ P एंड P डैश इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम T एंड T डैश, जैसा कि एनसीईआरटी में बताया गया, सेम वही बातें हमको सीखनी होती हैं। एनसीईआरटी से सीखने से एक फायदा यह रहता है कि हमारी जो कंसेप्चुअल अप्रोच होती है वो बेहतर हो जाती है। होता है ना सीधा सपाट जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा सीधा सपाट न सोच के लॉजिकल तरीका बन जाता है। एनसीईआरटी का ये एक सबसे बड़ा फायदा है, यानी हम लॉजिकल वे में सोचना शुरू कर देते हैं जब इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो, वरना सीधा सपाट में भैया इसको पोजीशन कहते हैं। बात यह है कि आप डिफाइन कैसे करेंगे, आप R यहां पे बता रहे हैं कि R जो है पोजीशन, O से लेके P तक जो आप डिनोट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आप एक यूनिट मानकर और इसको बता देंगे कि O टू P एक पोजीशन मिल रही है आपको, O से लेके P जब पार्टिकल P पर है तो कहेंगे एक पोजीशन वेक्टर, O से लेके P डैश अदर पोजीशन वेक्टर, दूसरी पोजीशन वेक्टर OP डैश पोजीशन वेक्टर एट टाइम T डैश। तो ये चीजें आपको एकदम एनसीईआरटी से ही क्लियर होती है। नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, चलिए अब आती है बात इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग है पेज नंबर 66 पर इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। देखिए एनसीईआरटी में जब भी आप चाहे फर्स्ट ईयर की पढ़ें यानी 11th में जो दोनों बुक हैं वो, या फिर 12th में जो दोनों किताबें हैं वो,
वेक्टर्स को इसमें बताया जा रहा है कि वेक्टर्स को डिनोट करने का जो तरीका है या तो एरो से डिनोट किया जाएगा जो हम अपने नोट्स में लिखेंगे, लेकिन इस बुक में आपको वेक्टर के ऊपर बार जो सॉरी एरो, बार नहीं एरो, जो इस तरीके से जैसे वेलोसिटी के ऊपर ये लिखा होना चाहिए, इस तरीके से न लिखकर वो इसी को हाईलाइट किए हैं। हाईलाइट मतलब और डार्क और उसके बाद बोल्ड लेटर में, डार्क एंड बोल्ड। जो कुछ एनसीईआरटी में डार्क एंड बोल्ड दिखेगा आपको, जैसे वी को हम इस तरह से लिखते तो हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसको थोड़ा मोटा करके लिखा गया है। याद रखिए इसको क्या किया गया है, मोटा। तो जो मोटा करके लिखा गया है ना, ये चीज क्या है, वेक्टर है। जब भी आप एफ पाएंगे, वी पाएंगे, तो इसको मिलेगा एफ लिखा रहेगा इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे ये वेक्टर है। ये क्या है, वेक्टर है। एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, और ये लाइन कहां लिखी गई है, तो ये लाइन लिखी गई है ऊपर से पेज नंबर 66 पे, जब सेकंड पैराग्राफ ऊपर से जहां लिखा है वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ, ये वाली, उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में दिखा है कि टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी यूज्ड बोल्ड फेस टाइप इन दिस बुक, यानी इस किताब में कैसा बोल्ड फेस टाइप यूज किया। दस ए वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल मोटका वी, मोटा सा वी बनाया गया। सिंस बोल्ड फेस इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, व्हेन रिटन बाय हैंड, जब आप हाथ से लिखें तो उस पर एक एरो बना दें। बनाया गया है एरो, बिल्कुल, है ना, लेटर के ऊपर एक एरो बना दीजिए। अब मैग्नीट्यूड को दिखाने का जो तरीका है इसका, कि उसके ऊपर एक अगल बगल एक लाइन खींच दीजिए, सिंपली वी। तो जहां मोटा वी, अगर मोटा एफ या मोटा ए इस तरीके से मोटा मोटा लिखा हो, है ना, बोल्ड लेटर में, तो आप समझेंगे क्या है, ये वेक्टर है। क्लियर है बातें। तो इस किताब में चाहे जहां भी, इस किताब में यानी फर्स्ट ईयर 12th की किताब में आपको जहां ऐसे मोटका लेटर मिल जाए, भैंसा मते, तो क्या है, सब वेक्टर है। ठीक, तो काला अक्षर मोटा और भैंस बराबर हो तो क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, एनसीईआरटी वाले बता रहे हैं। चलिए आगे वो कह रहे हैं कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। अब कब इक्वल कहेंगे, तो इक्वल वेक्टर्स हैव, लिख लीजिए, इक्वल वेक्टर्स की क्या खास पहचान है ना, इक्वल वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या चीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, दो चीज इसकी सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे ये कहा जाए, कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ठीक इसी तरीके से बनाया गया ये। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी इसकी जो लेंथ है, आप लेंथ के टर्म में मैग्नीट्यूड आप ऑब्जर्व करेंगे, भले ही इसकी यूनिट कुछ और हो, है ना। जैसे वेलोसिटी वेक्टर तो मीटर पर सेकंड यूनिट हो जाएगी, अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो कहेंगे मीटर पर सेकंड यूनिट हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो मीटर में हो जाएगी। फोर्स है तो कहेंगे न्यूटन में हो जाएगी यूनिट। तो यानी यूनिट कुछ और है, लेकिन मैग्नीट्यूड आपको 10, 5, 15 जो लिखा रहेगा, इसके लिए अगर आप लिखेंगे कि यहां से यहां 2 यूनिट है, तो इसके लिए भी 2 यूनिट है। अगर ऐसी देखिए डायरेक्शन, और ये इतना, आप आम भाषा में समझिए, ये वाला इतना बड़ा डायरेक्शन, ये वाला भी इतना ही बड़ा डायरेक्शन, ये तो आप क्या कहेंगे, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, यानी यहां क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। क्लियर है बात, यानी उनके पास क्या हो, कहेंगे सेम मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम। ठीक, अब अनइक्वल कब कह देंगे, तो इसका मतलब अनइक्वल कब कहेंगे, तो यानी अनइक्वल वेक्टर से लिख लीजिए कि यहां अनइक्वल वेक्टर्स हैव आइदर डिफरेंट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ। देखिए एकदम एनसीईआरटी भाषा हम लोग पढ़ते हैं, उसी को लिखते भी। यानी अनइक्वल वेक्टर्स क्या होगा, या तो उनकी आइदर डिफरेंट डायरेक्शन हो, या फिर मैग्नीट्यूड हो, या फिर दोनों। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहां समझ सकते हैं कि यहां पर एक वेक्टर ए है, इस तरीके से बनाया गया। ठीक, एक दूसरा वेक्टर, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर बना दें, हाँ, ये वेक्टर ए है, और देखिए डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन ये वेक्टर जो ए डैश है या बी है, ये क्या है, कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड अलग है ना, इसका मैग्नीट्यूड अलग है। ये पैरेलल है, ये ठीक है, पैरेलल है, ये ठीक है। ये क्या है, ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ये वेक्टर ए
ये वेक्टर बी, यानी जो लाइन खींची जा रही है, एरो तीर बनाया जा रहा है, ये तीर आपको दिखना है। ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है, दोनों का चूंकि क्या है, ये ए का मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना बड़ा है और बी का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, तो दोनों इक्वल है, अनइक्वल कहेंगे अनइक्वल है, बट पैरेलल। अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या है, कहेंगे पैरेलल। डायरेक्शन सेम है तो क्या है, कहेंगे पैरेलल। तो आप नोट करके लिख लीजिए, अगर डायरेक्शन सेम हो तो कहेंगे पैरेलल। सेम डायरेक्शन होगा तो क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको आना चाहिए, डिफिनेशंस नहीं पूछी जाती, ठीक। यानी ये क्या है, अनइक्वल वेक्टर हो गए। ये दोनों क्या है, ए कहेंगे ए नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक इसी तरह से कह दिया जाए, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम देख लिए। ठीक इसी तरह से कह दिया जाए कि मान लीजिए यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड हमने देख लिया, एक की डायरेक्शन इधर बना दी गई और एक की डायरेक्शन भले ही मैग्नीट्यूड इतना ही बड़ा था, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग कर दी गई, जैसे ए वेक्टर ये और ये बी वेक्टर। तब क्या कहेंगे, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक इस तरह से कह दिया जाए कि देखिए ये इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग है और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग है, ये ए है और ये बी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी इज नॉट इक्वल टू ए। क्लियर है बात है, तो यानी इक्वल और अनइक्वल वेक्टर्स हम समझ गए। ठीक, अब आगे बता रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाई रियल नंबर्स। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी हम लोग की, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई रियल नंबर, यानी एक वास्तविक संख्या से गुणा करना किसी वेक्टर में क्या होगा ये देखना। तो उतने ही टाइम उसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होगा और बाकी कुछ नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगली कहानी है, क्या हेडिंग है, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67। समझते हैं 67 किसको कहते हैं, 67, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। चलिए क्या होगा, देखिए अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए, आपसे यहां लिखा गया है ए, कह रहे हैं कि इसमें किसी रियल नंबर, यानी रियल नंबर मतलब 2, 3, 5, 1.5 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और उस रियल नंबर को हम अगर लैम्डा से डिनोट कर ले तो क्या हो जाएगा, तो कहते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना टाइम्स घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो लिखिए मैग्नीट्यूड चेंज बाय फैक्टर ऑफ लैम्डा बट डायरेक्शन विल बी सेम। मैग्नीट्यूड चेंज्ड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है, चेंज बाय फैक्टर ऑफ लैम्डा बट डायरेक्शन विल बी सेम। मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम रहेगी, बट डायरेक्शन विल बी सेम। याद रहेगा बात, बहुत आसानी से एकदम छोटी छोटी बातों में समझ रहे हैं हम। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अच्छा इसका ये मतलब क्या बनेगा, जो ये इसका मल्टीप्लाई है कि जैसे ए वेक्टर है और आपने इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी आप क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड को कहेंगे, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि दो लाइन के बीच में इसको लिखना, यानी ये लिख दिया, या फिर इसको हम ये ऐसे लिख देंगे कि यानी ये, यानी इसका ये मैग्नीट्यूड और उसमें इतने का मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है ए, ठीक ए, और आपसे कहा जाए कि इसमें 2a वेक्टर फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, 2a वेक्टर। तो 2 क्या है, एक रियल नंबर है, a मैग्नीट्यूड है, तो a क्या है, एक वेक्टर है, सॉरी a क्या है, वेक्टर है। तो इस वेक्टर का जो a दिया गया है इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ा दीजिए, यानी इसका मतलब 2a वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2a वेक्टर क्या होगा, जैसे a वेक्टर गिवन है, आपसे पूछा जाए 2a वेक्टर क्या होगा, तो कहेंगे आप ये a लिख दिया, फिर इसको a लिख दिया, यानी ये 2a वेक्टर। डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड डबल हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसका डबल हो गया। ठीक इसी तरह से कह रहे हैं कि यानी यहाँ पे a है, फिर यहाँ पे ये पहला एग्जांपल हो गया। आ जाइए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहे हैं a है, यहाँ पे आपको फाइंड करना -a वेक्टर, तो इसको क्या लिखेंगे, यानी -1 का अपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितने का, -1 का, और -1 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, यानी डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन को अपोजिट करना। मतलब ये, यानी ये वेक्टर था ए वाला
और इसी में आपको ने ऐसे कर दिया, कहेंगे ये माइनस सी, यानी इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। डायरेक्शन क्या है, सेम बट अपोजिट इन, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम इसके लिए। ठीक इसी तरह से कह रहे हैं यहाँ पे कि यानी -1.5a, एक एग्जांपल ले रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ए वेक्टर ए दिया हुआ है ऐसे, तो कहा जाए इसमें कि 1.5 a वेक्टर आप बनाइए, 1.5 a वेक्टर। तो क्या लिखेंगे इसको, यानी इसका कितने टाइम बढ़ा दें इसको, ऐसे हमने बनाया, यानी इसका थोड़ा सा और आधा और बना लीजिए, ये हो जाएगा। आप इसको शो ना करिए तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 1.5 a वेक्टर। ठीक इससे आपसे कहा जाए -1.5a लिखिए, कितना, -1.5 a वेक्टर। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, ये हो गया इसके लिए। इसके लिए क्या होगा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, यानी डायरेक्शन ही तो केवल बदलनी है, यानी इतना बड़ा ही जैसा है ये, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में बना दीजिए और क्या लिख दीजिए यहाँ पे, ये। क्लियर है बात है, -1.5 a वेक्टर। यानी ये जो तीर का उल्टा पलटा अदला बदली, ये तीर में, ये सब तीर एज ए रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं कि वेक्टर है, और ये हमारी क्वांटिटी भी इसी को हम मान लेंगे कि इसकी यूनिट अलग अलग आएगी। जैसे ये अगर ये न्यूटन, अगर किसी फोर्स को इस तरह से इंडिकेट करेंगे तो इसकी भी लिखेंगे 2 न्यूटन, ए वेक्टर इक्वल टू 2 न्यूटन, यानी F1 फोर्स 2 न्यूटन का, F2 फोर्स, यानी ये सारी चीजें क्या है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का इस्तेमाल करके अपने वेक्टर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है बात है। तो हमने क्या सीखा कि यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर्स। कहेंगे इसमें फिजिकल क्वांटिटी में क्या इसका रोल है, तो देखिए जब आप F एक फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स चूंकि वेक्टर है, फोर्स क्या है, वेक्टर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हो गया फोर्स, और फोर्स इज इक्वल टू m, जो कि एक रियल नंबर होता है, इंटू a, जो कि ये देखिए बन जाता है, यानी ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, इस वेक्टर में आप जैसे ही m का मल्टीप्लाई करते हैं आप क्या पाते हैं, एक नया वेक्टर f, यानी ए वेक्टर में एक रियल नंबर आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक वेक्टर में जिसकी यूनिट अलग होगी, जाहिर सी बात इसकी डायरेक्शन अलग, मैग्नीट्यूड अलग, सब कुछ अलग, लेकिन आपने इसमें एक रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया m, तो आपको क्या मिल गया, एक नया वेक्टर फोर्स। जैसे इसी तरीके से p जो कि मोमेंटम होता है, कहेंगे mv, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी m एज ए रियल नंबर यहां वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको एक नई क्वांटिटी मिल रही है, जो कितना टाइम होगी, कहेंगे इसी की जो ये चीज है, ये इतना, यानी m फैक्टर ऑफ m टाइम्स वो जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। यही तो बातें हैं। ये क्या है, कहेंगे ये है कि रियल नंबर का एप्लीकेशन। दिक्कत कोई, यानी F इज इक्वल टू एम ए, P इज इक्वल टू एम वी, इस तरीके की जो क्वांटिटी है उसमें ये पता चल रहा है कि M एक रियल नंबर यहाँ पे है, इसकी भले ही उस रियल नंबर के साथ यूनिट लगी है, लेकिन हम एज ए रियल नंबर उसको कंसीडर करें तो हमें पता है कि इस वेक्टर में एक रियल नंबर का मल्टीप्लाई, इस वेक्टर में एक रियल नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, तो इतनी बातें नोट कर लीजिए। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कहां, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, तो इसको, क्योंकि वो वाला टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन से बहुत सारे सवाल आएंगे, उसको बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ाना है। हालांकि इसको भी हम लोगों ने अच्छे से ही पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ बेसिक जानकारियां थी, है ना, कुछ बेसिक जानकारी थी। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसमें 2 नियम हम लोग पढ़ेंगे, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, 2 बातें हम सीखेंगे इसमें। ठीक, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब खूब मेहनत से एकदम आराम से पढ़िए। और एक जरूरी बात कि नीट जो 2023 एग्जाम जिसका फॉर्म आ चुका है उसमें सिलेबस चेंज नहीं किया गया है, तो संभवतः नीट 20 जो होगा ना 24, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2024, है ना, उसमें भी संभवतः जहां तक पॉसिबिलिटी है कि सिलेबस चेंज न किया जाए, जो पुरानी एनसीईआरटी में है, यानी नवंबर 2022 से पहले वाली एनसीईआरटी है, ठीक है ना, उससे सिलेबस रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए आप सिलेबस की टेंशन खत्म, यानी जैसे हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे पास किताबें हैं उसी से पढ़ते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए।